नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि कल बाजार के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। आज के मार्केट का सेटअप भी हम समझने की कोशिश करेंगे और उससे आपको ये भी मदद मिलेगी कि कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इस शो में हम आगे बात करेंगे चीनी कंपनियों की। वहां पर एथेनॉल का चीनी कंपनियों को एक बड़ा बूस्टर मिला है, तो ये पूरा सेक्टर फोकस में है। इसके अलावा जुबिलेंट फूड और शुगर शेयरों के लिए ट्रिगर आने वाले समय में क्या होंगे ये भी समझेंगे और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी आगे हम जानेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिस पर कि हमारी नज़र होगी। अब बात करें आज के बाजार की, तो आज हमने देखा कि अगस्त सीरीज की जो एक्सपायरी हुई वो कमजोरी के साथ देखने को मिली। दिन भर बाजार में तेजी थी। हमने देखा कि 17,700 के ऊपर निफ्टी गया और बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती थी, लेकिन आखिरी घंटे मार्केट बिल्कुल ही घूम गया और हमने देखा कि निश्चित स्तरों पर मार्केट ने क्लोजिंग दी और भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी भी लाल निशान में क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो वो भी करीब 80 अंकों से ज़्यादा की वीकनेस वहाँ पर भी देखने को मिली है। तो क्या हुआ इन आखिरी घंटों में और कौन कौन से सेक्टर थे जहाँ पर कि दबाव बढ़ा, ये सब समझने के लिए एक बार मार्केट का अपडेट ले लेते हैं, क्विक रिकैप देख लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका, गुड इवनिंग। बताइए आज की एक्सपायरी कैसी रही और ये पूरा सीरीज कैसा रहा बाजार के लिए? देखिए, आज दिन भर आपको दोनों तरह के ट्रेड्स मिले हैं। इनफैक्ट लास्ट आवर में आपने एक्सपायरी का एक थोड़ा दबाव देखा कि 17,500 के आसपास हम क्लोज हुए, लेकिन 17,700 के ऊपर भी बाजार बहुत देर तक सस्टेन रहा है। तो यानी वहाँ पर जाहिर तौर पर यहाँ पर राइटर्स को भी मौका मिला है और बायर्स को भी मौका मिला आज पैसा कमाने का। एक्सपायरी थी इसलिए वॉलेटाइल ट्रेड थे, सिर्फ वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी भी थी। सो क्योंकि आज हमने देखा कि बड़े गेन्स जो इरोड हुए, लेकिन एक बार वेरी क्विकली आज के फिर सीरीज की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आज के गेनर्स श्री सीमेंट, हिंडाल्को, डिविस लैब जैसे काउंटर्स आपके गेनर्स थे निफ्टी में। लूजर्स जहाँ पर आपने बड़े मूव देख लिए हैं, अदानी पोर्ट्स में बड़ी मूव देख चुके हैं, एनटीपीसी काफ़ी चल चुका है, तो वहाँ पर थोड़े आपको शॉर्ट इनिशिएट हुए। यहाँ पर थोड़ी सी स्क्वायर ऑफ हुई होंगी पोजीशन की, यहाँ पर गेन्स इरोड हुए और ये लूजर्स रहे आज के सेक्टर्स। आज गेनर्स कौन से थे? तो क्लियरली बैंक्स ने परफॉर्म किया है, रियल एस्टेट स्पेस दूसरा जो दूसरे 2-3 दिन से आपको तेज दिखाई दे रहा है, और साथ ही सरकारी कंपनियां वहाँ मूवमेंट तेज थी। मेटल्स, फार्मा, ऑटो और आईटी ये ड्रैगर थे। एफएनओ में भी आपको बीएचईएल, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस डील्स लगी, यहाँ पर तेजी देखी। आरबीएल बैंक इस सीरीज में लगभग 40% तक का मूव दे चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैंकिंग स्पेस में आपको लगभग 30% का मूव दे चुका है। आज कुछ और नए काउंटर्स ऐड हुए जो अगली सीरीज के लिए प्रॉमिसिंग भी लग रहे हैं। क्रॉम्पटन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ काउंटर्स थे जो आपको अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार सीरीज की बात कर लेते हैं कि आज सीरीज में आपको किस तरह के इस पूरी सीरीज में कैसे देखने को मिले मूव्स। तो क्लियरली हमने देखा कि रियल एस्टेट सीरीज जो है उसने लगभग 2% की मूव यहाँ दिखाई। रियल एस्टेट पैक में इंडिया बुल रियल एस्टेट यहाँ पर लगभग 16% के मूव आपको इस सीरीज में देखने को मिले। आईटी जाहिर तौर पर रेड में क्लोज हुआ है, टॉप लूजर रहा है इसमें कोफोर्ज। बैंकिंग इंडेक्स ने 4% तक का मूव दिया अगस्त सीरीज में और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे बड़ा टॉप गेनर रहा। मीडिया स्पेस लगभग 2.3% का गेन यहाँ देखने को मिला। नज़ारा टेक ने लगभग 20% तक के गेन्स आपको दिए हैं और निफ्टी ऑटो ने सीरीज में लगभग 4% के गेन्स किया है और आयशा मोटर्स ने लगभग 14% का रिटर्न दिया है। आज जो हम बात भी कर रहे थे और जो कुछ दो स्पेशल काउंटर्स, आरबीएल बैंक ये टॉप गेनर्स थे इस सीरीज के। 40% तक का मूव आपको आरबीएल बैंक ने दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट ने लगभग 34% तक का रिटर्न दिया। तो ये कुछ अगस्त सीरीज के हाइलाइट्स थे। देखना होगा कि अब सितंबर यानी कल से शुक्रवार से नई सीरीज की शुरुआत किस तरह से होती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा सीरीज का हमने परफॉर्मेंस कैसा रहा वो भी समझा और आज का प्रदर्शन कैसा रहा ये भी समझा। तो सीरीज तो काफ़ी अच्छी रही। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है आज वहाँ पर आज निराशा हाथ लगी। चलिए अब मार्केट के एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एंजल ब्रोकिंग से देवांग शाह और शेयर इंडिया से रवि सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवांग, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और एक टेक्निकल राय लेना चाहेंगे मार्केट पर। आज तो कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई अगस्त सीरीज की
जो एक्सपायरी थी वो कमजोरी के साथ हुई और ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब कल नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, क्या लेवल्स आप अहम वॉच करेंगे गिवन कि आज एक अहम बैठक भी आज से शुरू हो चुकी है, जैक्सन होल की बैठक शुरू हो चुकी है और वहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट बयान होंगे जिस पर कि हमारी नज़र होगी, तो उसको देखते हुए मार्केट में आगे के कौन से लेवल्स इम्पोर्टेंट होंगे? हम निफ्टी की बात करें तो हमने देखा है कि हायर लेवल से हमें करेक्शन देखने मिला है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, एक साइडवेज एक नेगेटिव हमने देखा है कि एक सपोर्ट को ब्रेक किया है। डेफिनेटली एक हमें यहाँ पे वॉलेटाइल सेशन देखने मिल सकता है आगे के सेशन में भी। जहाँ तक सपोर्ट लेवल की बात करें, 17,400 का इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें, 17,750 के एक जोन है जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो डिसाइसिवली जब ये हायर लेवल है 17,750 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक एग्रेसिव बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए मार्केट में। ओके, ठीक है, तो ये रहा है बाजार पर दे दी गई है। रवि, आपसे भी समझना चाहेंगे, गुड इवनिंग, क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर और अब जो नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, कहाँ किस सेक्टर पर आपकी नज़र होगी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच किस तरह से रखना चाहिए? देखिए पूजा जी, ब्रॉडर रेंज में निफ्टी में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन अभी क्रिएट हो सकता है और आपने जैसा बताया जैक्सन होल की मीटिंग 25 से 27 अगस्त तक के बीच में है और आज आप अगर एक बार को डॉलर इंडेक्स को देखें तो जो मूव आया है वो काफी हद तक एक सिचुएशन को क्लियर करता है कि शायद इक्विटी मार्केट में एक मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आपका कहना भी सही है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच रखते हैं तो पूजा जी यहाँ पे कमाने का मौका मिल सकता है। अब रही बात की कैसा इस समय अगस्त की कोई एक्सपायरी क्लोज हुई है, सितंबर की एक्सपायरी की तरफ कदम जा रहे हैं और अगर थोड़ा करेक्शन मिलता है तो शायद वो मार्केट के लिए अच्छा है। इन्फ्लेशन प्राइम नंबर पर यहाँ पर रहेगा जिसका एक हिट जो है वो आगे जैक्सन होल की जो मीटिंग है और जिस तरीके से फेड की स्पीच आएगी उसको लेकर के काफी हद तक एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वो डिसाइड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इक्विटी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो जिस हिसाब से बताया अभी वहां पर थोड़ा सा एक सपोर्ट जोन पे आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में आपने शुगर इंडस्ट्री का नाम ले ही लिया, एथेनॉल को लेकर के जो बात चल रही है उसका फायदा मिलेगा। साथ ही रियलिटी शेयर यहाँ पर थोड़े से चमक सकते हैं और फाइनेंस के शेयर में भी एक अच्छी खासी चमक देखने को मिल सकती। तो अगला जो तैयारी है, जो कल का ट्रेडिंग सेशन है या अगले वीक की जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें ये 3 सेक्टर पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। पहला है शुगर इंडस्ट्री, दूसरा है प्रॉपर्टी के शेयर और अगर प्रॉपर्टी में देख रहे हैं तो फिर आपको फाइनेंस के शेयरों में थोड़ा फोकस यहाँ पर बनाकर रखना चाहिए। ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो आपको मुनाफा जरूर मिल सकता है। ओके, तो शुगर पर नज़र रखिए, शुगर इंडस्ट्री पर नज़र रखिए और साथ ही साथ एक अहम बैठक भी होने वाली है तो इससे जुड़े अनाउंसमेंट पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो कल का दिन और आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इसका कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुगर पर क्यों, इस इंडस्ट्री पर क्यों फोकस रखना चाहिए, इस पर हम आगे और चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको उसके पहले एक खबर बता देते हैं। नेचुरल गैस की कीमतों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। गैस की कीमतें बढ़ने का घरेलू कंपनियों पर भी असर पड़ने की बात की जा रही है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इन कंपनियों पर, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं पूरी रिसर्च लेकर। सौमित, बताइए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फोकस में रहेगी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एशिया में जो स्पॉट गैस प्राइसेस है ओपन मार्केट में वो करीब $66 पर MMBTU पे पहुंच चुका है, जो कि अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई पे है। अब ये CGDs को क्यों इम्पैक्ट करती है, क्योंकि CGDs को 6% ऑफ द गैस रिक्वायरमेंट जो है, जो वो CNG और हाउस होल्ड यूज़ के लिए सप्लाई करते हैं, वो उन्हें ओपन मार्केट से प्रोक्योर करना पड़ता है और 100% रिक्वायरमेंट जो है इंडस्ट्रियल्स को गैस सप्लाई करने के लिए वो भी ओपन मार्केट से प्रोक्योर करना पड़ता है। अब चूंकि ओपन मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके वजह से जो ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ गैस है वो भी बढ़ जाएगा और उनके मार्जिन्स पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा गुजरात गैस को, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 के सेल्स देखेंगे तो उसके हिसाब से करीब 71% ऑफ द टोटल गैस रिक्वायरमेंट जो था वो उन्होंने ओपन मार्केट से प्रोक्योर किया था और महानगर गैस ने और IGL ने करीब 17 to 18% गैस रिक्वायरमेंट सिर्फ ओपन मार्केट से लिया था। अब जेफरीज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो $1 से अगर प्राइस बढ़ जाता है गैस का और अगर वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं
किया गया तो गुजरात गैस के ईपीएस पे इसका करीब 16% का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है और आईजीएल और एमजीएल के ईपीएस पे इसका सिर्फ 2 to 3% का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में गैस प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं तो इंडिया का जो गैस प्राइस होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेड है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी सेकेंड हाफ से करीब 50% से बढ़ सकता है। बट जेफरीज का मानना ऐसा है कि गवर्नमेंट शायद इस प्राइसेस पे कैप लाएगी और ये एजम्पशन के बेसिस पे वो ऐसा कह रहा है कि अगर गुजरात गैस ने अगर ओपन मार्केट में $30 के रेट से गैस प्रोक्यूर कर लिया तो उनका जो ईपीएस है उसका एक अपसाइड रिस्क है करीब 17% का। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक डाउनसाइड रिस्क देखने को मिल सकता है गुजरात गैस के ईपीएस में, जो कि करीब 15 to 20% के आसपास हो सकता है। अब आईजीएल के लिए उनका व्यू ऐसा है कि अगर जो करंट सेलिंग प्राइस है उसके तरफ से अगर आप देखेंगे तो अगर स्पॉट गैस प्राइसेस $70 तक भी पहुंच जाता है तो भी उनके मार्जिन सस्टेन करेंगे। और एमजीएल के केस में अगर स्पॉट गैस प्राइसेस $60 तक पहुंच जाते हैं तो भी उनके मार्जिन सस्टेन करेंगे करंट सेलिंग प्राइसेस पे। बट चूंकि अब गैस प्राइसेस $66 पर एमएमबीटीयू पे पहुंच चुका है, इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मार्जिन कैसे पैन आउट करेंगे सेकेंड क्वार्टर FY23 में और सेकेंड हाफ ऑफ FY23 में। बिल्कुल, तो गैस कंपनियां फोकस में है, वो भी कुछ नेगेटिव कारणों की वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस की कीमतें जो आसमान छू रही हैं उसके चलते जो अभी सौमित हमें कंपनियों के नाम बता रहे थे, गुजरात गैस, आईजीएल, एमजीएल, इन कंपनियों में असर आने वाले समय में पड़ सकता है, इनके बुक्स पर असर पड़ सकता है और इनके ईपीएस में भी कमी आ सकती है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहना है। और आज हम देख रहे थे कि इन तीनों स्टॉक में आज कुछ करेक्शन भी देखने को मिला है। देवांग, आपसे समझना चाहेंगे, गुजरात गैस, आईजीएल, एमजीएल, ये तीनों ही आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे, इनके चार्ज देखकर बताइए क्या करेक्शन और बढ़ सकता है और क्या कोई ट्रेडिंग के मौके यहाँ पर आप देख रहे हैं? एमजीएल की बात करें, सॉरी आईजीएल की बात करें तो आईजीएल का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव अभी भी, हमने यस डेफिनेटली करेक्शन आज के दिन में करेक्शन देखा है, बट यहाँ पे हमें लगता है कि एक सपोर्ट जोन है 409 का, ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में बना रहे। अपसाइड जो लेवल है वो 430 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं आईजीएल में। एमजीएल की बात करें, एमजीएल का ओवरऑल ट्रेंड भी हम देख रहे हैं काफी पॉजिटिव है, डेफिनेटली एक करेक्शन, एक थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला है स्टॉक के अंदर, बट यहाँ पर भी बने रहे स्टॉक का, यहाँ पे 830 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखे और इस स्टॉक में बने रहे। अपसाइड जो लेवल है वो 870 875 तक के जोन लेवल है एमजीएल में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है स्टॉक में। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं और फोकस में है शुगर इंडस्ट्री। एथनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार के जोर के बाद क्या शुगर इंडस्ट्रीज में री रेटिंग हो रही है और आगे के लिए आउटलुक क्या बन रहा है इन कंपनियों के लिए, ये समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी रिसर्च लेकर। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, शुगर सेक्टर जो है एक री रेटिंग का केस बन रहा है और शुगर कंपनीज के बारे में बात करें तो पहले हाई वर्किंग कैपिटल हुआ करते थे, अब वो रिड्यूस होने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डाइवर्शन देखने मिल रही है आपको केन की, इसके जो है इम्पैक्ट एक पॉजिटिव पड़ेगी, क्योंकि जो सरप्लस शुगर सेक्टर की इन्वेंट्री है वो कम होने वाली है और शुगर कंपनीज के कैश फ्लोज बढ़ने वाले हैं, जैसे कि ओएमसीज के पेमेंट्स आएंगे। इसके अलावा जो है ये कंपनी जो है रियलाइन कर रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ और हाई ग्रोथ और प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इथेनॉल जो डिमांड है वो लगभग 15% CAGR बढ़ने वाला है अगले 8 साल में, तो ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और शुगर का थीम जो है अब कमोडिटी से जो है एक्सचेंज होके जो है आप कह सकते हैं एनर्जी थीम में जा रहा है। अब थोड़ी डीलिवरेजिंग के आंकड़ों के भी बात कर लेते हैं कि शुगर कंपनीज जो है इंस्टीट्यूशनल जो इक्विटीज़ ने कहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि FY15 में जैसे 5.6 नेट डेट एबिटा रेशियो था, वो अब घटते घटते ऑलमोस्ट FY21 में 1.2 टाइम्स नेट डेट एबिटा हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कर्ज की जो है उसमें कमी देखने मिल रही है। और इसके अलावा दूसरे साइड एक्सपेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी कंपनीज जैसे कि बलरामपुर चीनी मिल्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंशन देखने मिल रहे हैं। अगले 3 साल जो है लगभग 2 गुना से लेकर 4 गुना तक बढ़ेंगे। अब उसी जगह अवध शुगर ले लीजिए, धामपुर शुगर ले लीजिए, यहाँ पे भी जो है अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने मिल रही है। इसके अलावा लेकिन हम बात करेंगे कि भारत में अभी भी लॉन्ग वे है, बहुत बड़ा स्कोप है इथेनॉल में। अगर ब्लेंडिंग फ्यूल देखें तो 10% टच किए हैं ओवरऑल। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा का भी आंकड़े यही हैं। हालांकि पैराग्वे और ब्राज़ील जो है आपके सदर्न अमेरिकन कंट्रीज़, यहाँ पे जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग की नंबर्स ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन एक लंबा वे जो है इथेनॉल को अभी भी तय करना है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, सारी जानकारी देने के लिए। रवि, अब आपसे समझना चाहेंगे, एक व्यू लेना चाहेंगे शुगर शेयरों पर। एक मिड कैप स्पेस माना जाता था, कभी कभी हम देखते थे कि इसमें रिएक्शन दिखता था, लेकिन अब इसकी री रेटिंग होने जा रही है। अब धीरे धीरे शुगर इंडस्ट्री को एनर्जी सेक्टर भी कहा जाने लगा है। इस पूरे स्पेस को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि आपने भी कहा था कि आने वाले समय में ये एक पूरा जो खबर है इससे जुड़ी, और ये जितनी भी कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी, तो क्या व्यू बन रहा है? और स्पेस से अगर कहीं एंट्री लेनी हो तो कौन सा स्टॉक आपको, कौन सी कंपनी पसंद आ रही है? देखिए पूजा जी, मैं तो ये कहूंगा कि अगर पहले था कि शुगर इंडस्ट्री सिर्फ शुगर से कमाई कराती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो अपनी एनर्जी एथेनॉल से भी कमाई कराती है। अगर सिर्फ शुगर इंडस्ट्री शुगर से कमाई करा रही होती तो मैं कहता कि लोगों को शुगर इंडस्ट्री में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुगर के प्राइसेस तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एथेनॉल मिक्सिंग और खास तौर से जो मोदी जी का टारगेट है कि पूरी जो इंडस्ट्री है उसको एक सपोर्ट भी मिले और उस इंडस्ट्री का जो एथेनॉल है उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़े। 10% का टारगेट अचीव किया, बहुत बड़ा टारगेट है, और अगर ये थोड़ा बढ़ता है तो इंडस्ट्री को आगे आने वाले 5 साल में एक नया व्यू देखने को मिलेगा। तो आपका अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें एटलीस्ट 5% का जो रेशियो है वो शुगर इंडस्ट्री में होना चाहिए। अब शेयर की अगर हम बात करते हैं और एवरेज अगर टारगेट लेके चलते हैं, बलरामपुर चीनी है, डालमिया शुगर है, साथ ही धामपुर शुगर है, उत्तम शुगर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनमें कि मुझे लगता है कि आपको वो 5% का डिवीजन इसमें रखना चाहिए। ये कंपनीज ओवरऑल अगर सेंटिमेंट यहां से देखते हैं तो 18 से 20% का टारगेट आने वाले 8 से 12 महीने में बहुत इजीली अचीव कर सकती। मोमेंटम में भी इनका फायदा होता है कि आपको, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको 10 से 12% का मुनाफा मिलता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करते रहिए, फिर दूसरे स्टॉक्स में चर्निंग करिए। इस टाइप की स्ट्रेटजी रखते हो तो आपका पोर्टफोलियो की चमक बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि जो शुगर इंडस्ट्री का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इस वजह से भी काफी पॉजिटिव है और आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। 8 से 12 महीने में आपको अट्रैक्टिव लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे वहां पर आप मुनाफा बुक भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन आगे के लिए ग्रोथ स्टोरी जो है वो इस सेक्टर को लेकर, कंपनियों को लेकर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और स्टॉक्स भी आपको अभी रवि बता रहे थे। चलिए अब इस बीच एक और स्टॉक पर फोकस करते हैं, वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। और यहाँ पर भी हमने देखा कि आज 2% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। शेयर में तेज़ी की वजह क्या है बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनी, बताइए। एक्चुअली उन्होंने एक 90 डे की पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच लिस्ट दी है, जो मीन्स 90 डेज़ की उनके जो टारगेट प्राइस है वो एक्सपेक्ट कर रही है, वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा। जुबिलेंट फूड में टारगेट प्राइस दी हुई है उन्होंने 680 रुपीज़ पर शेयर, प्रीवियसली थी 650 रुपीज़। नाउ ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी के लिए Q2 में। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटर परफॉर्मेंस, उनकी डाइन इन में रिकवरी जो है वहाँ पे वो बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Q1 में देखें तो अभी तक वो प्री कोविड लेवल्स नहीं पहुंची थी, पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 में अभी अच्छी परफॉर्मेंस दिखेगी। उनकी डिलीवरी में परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी अच्छी है, तो ये फर्दर सपोर्ट करेगी कंपनी के ग्रोथ को। उसके अलावा बात करते हैं जो नए CEO आने वाले हैं सितंबर से, मिस्टर समीर खत्तपार, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टेक ओवर करेंगे वहाँ पे वो फर्दर बिल्ड करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क का जो टेक कैपेबिलिटीज़ है। उनकी फोकस जो मल्टी ब्रांड पे बनने वाली है, मल्टी कंट्री QSR उनकी जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पे ज़्यादा फोकस होगी, और कुछ डिसरप्शन नहीं होगा जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ न्यू CEO जो आने वाले हैं, तो वो डिसरप्शन नहीं एक्सपेक्ट करें। और भूलिए मत कि जो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 6 महीने में, स्टॉक अंडर परफॉर्म किया हुआ है 7% और 30% था लास्ट 12 मंथ्स में, तो वो बिलीव कर रहे हैं यहाँ पे एक अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड है, और इसीलिए वो मेंटेन कर रहे हैं बाय रेटिंग को। उनकी 1 ईयर फॉरवर्ड PE देखे जुबिलेंट फूडवर्क के लिए तो वो भी है 54 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड PE, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है जुबिलेंट फूडवर्क सिटी के लिए अभी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सिटी की रिपोर्ट आई है जिसमें कि 90 दिन यानी कि करीब 3 महीने के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच में डाला है, और इनका कहना है कि 650 से 680 के लेवल्स अब देखने को मिल सकते हैं, तो टारगेट भी यहाँ पर बढ़ा दिया है। देवांग, आपकी राय जानना चाहेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स पर, कैसे चार्ट्स दिख रहे हैं आपको? अगर टेक्निकल बात करें तो 680 के लेवल्स तो सिटी देख रही है, बट आप नियर टर्म के लिए क्या टारगेट वॉच कर रहे हैं जुबिलेंट पे? जुबिलेंट फूड
की बात करें तो एक ओवरऑल एक कंसोलिडेशन में एक अपने सपोर्ट जोन के पास से हमने देखा एक रिवर्सल देखने मिला है, तो पॉसिबिलिटी की और भी फर्दर अपसाइड इंटैक्ट है स्टॉक के अंदर। 610 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जुबिलेंट फूड में। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 570 का। ओके ठीक है, तो ये रहा है जुबिलेंट फूड पे इस वक्त 580 के आसपास कारोबार कर रहा है। 2% ऊपर था, लेकिन बाजार बंद होते होते थोड़ी वीकनेस यहाँ पर भी आई। 1% की मजबूती के साथ फिर भी इसने क्लोजिंग दी है और इन स्तरों पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको सुझा दिए गए हैं। चलिए अब एक और खबर का रुख करते हैं और वो है खाने के तेल से जुड़ी। खाने के तेल के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के मकसद से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और इंपोर्टर्स को पैकेजिंग पर अब तापमान के फैक्टर के बिना शुद्ध मात्रा का जिक्र करना होगा। सरकार ने इसके लिए 6 महीने की मियाद भी तय की है। क्या है सरकार का फैसला? विस्तार से जानकारी के लिए चलते हैं ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित के पास। समीर बताइए। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनको सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और ये कदम खाद्य तेल यानी कि एडिबल ऑयल से जुड़ा हुआ है। सरकार ने एडिबल ऑयल के सभी जो स्टेक होल्डर हो सकते हैं, चाहे वो इंपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो या जो विक्रेता है, उनसे स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि वो जब एडिबल ऑयल को पैक करेंगे और वो जब बाजार में बेचेंगे तो उसमें जो वॉल्यूम मेंशन होगा यानी कि उसकी क्वांटिटी का जब जिक्र होगा तो उसमें टेम्परेचर फैक्टर को नहीं लिया जाएगा, उसमें तापमान फैक्टर को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की बातें सामने आई हैं और सरकार ने इस बात का संज्ञान में लिया है कि टेम्परेचर के होने से जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है एडिबल ऑयल का वो बदल जाता है। मसलन अगर सोयाबीन ऑयल को देखें तो अगर उसमें 21 डिग्री का टेम्परेचर मेंशन किया गया है तो उसका जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो अलग होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, मान लीजिए अगर 60 डिग्री टेम्परेचर को प्रोसेस किया गया है तो उसका जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो घट जाता है। यानी कि टेम्परेचर फैक्टर के जरिए ग्राहकों को सही क्वांटिटी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। यही वजह है कि सरकार ने कदम उठाया कि एडिबल ऑयल खाद्य तेल की अगर पैकेजिंग हो रही है तो उसमें जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है उसी का जिक्र आपको करना होगा और तापमान का फैक्टर, ये टेम्परेचर फैक्टर आपको नहीं लेना होगा। और इस जो आदेश जारी किया सरकार ने, इसको अगले 6 महीने के भीतर ही लागू करना होगा। यानी कि जितने भी एडिबल ऑयल के जो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या जो पैकिंग करते हैं उनको अगले 6 महीने के भीतर अपने प्रोडक्ट्स के लेबलिंग में ये बदलाव करना होगा। अधिकतम जो समय सीमा तय करी है सरकार ने वो 15 जनवरी 2023 है। इस समय से पहले ही जितने भी एडिबल ऑयल जो बाजार में बेचे जाएंगे वहां पर ये लेबलिंग में बदलाव करना होगा कि आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम और मास मेंशन करना होगा, लिखना होगा और टेम्परेचर फैक्टर को जिक्र नहीं करना होगा। और बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये खबर ग्राहकों के हित में फैसला लिया गया है, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि आज एक्शन नजर आ रहा था और आज हमने देखा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था, खास करके मिड कैप स्टॉक्स में आज हमने देखा कि अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और उसमें एक स्टॉक है BHEL। यहाँ पर देखिए स्टॉक में करीब 8 से 9% तक की तेजी देखने को मिली। कुछ बड़े ब्लॉक डील भी हमने देखे BHEL में आज देखे गए हैं। देवेन, कोई ट्रेड देख रहे हैं आप BHEL पे इन स्तरों पर जो आज तेजी आई है? वॉल्यूम तो यहाँ पे स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 53 का। अपसाइड जो लेवल है वो 63 64 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं BHEL में। ऑलराइट, ठीक है, तो ये रहा है BHEL में आपको दे दी गई है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का VIP शेयर। रवि, आपकी तरफ से आज के VIP शेयर्स कौन से होंगे? देखिए, हमने पहले स्टार्टिंग में चर्चा की थी, इस समय रियल एस्टेट की बात की थी, तो गोदरेज प्रॉपर्टी आपकी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में होना चाहिए और इस समय अभी चल रहा है 1382 के पास। सबसे बड़ी बात है कि पी रेशियो या EPS के हिसाब से देखें तो अट्रैक्शन है। आगे जो सेल्स नंबर निकल के आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे हैं, तो यहाँ से ये स्टॉक एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपको अपसाइड का टारगेट 1680 तक आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकता है। साथ ही इसका फायदा ये भी है कि आप इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं उनके निवेश के लिए भी बढ़िया है, तो आप इसको यहाँ पर आप बाय की पोजीशन लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है माइनिंग से, NMDC की मैं बात कर रहा हूँ। 122 रुपए का ये स्टॉक चल रहा है और 4 के PE पे है, 26 का EPS है। मार्केट कैप के हिसाब से अगर रेशियो की बात करें तो रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिले और
सबसे बड़ी बात है आपको पूजा जी, ये स्टॉक इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि 12% का डिविडेंड यील्ड आपको देता है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करके रखता है तो उसको डिविडेंड से ही काफी खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक भी लेना चाहिए। 150 का टारगेट 115 के स्टॉप लॉस से आप जल्दी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एनएमडीसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर्स, यहाँ पर आप इन स्तरों पर भी खरीदारी कर सकते हैं। और देवांग, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज? यहाँ फर्स्ट स्टॉक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर में काफी बुलिश पैटर्न बन रहा है स्टॉक के अंदर। हम ऑलरेडी एक हाई टॉप बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम के साथ हमने आज वॉल्यूम भी देखा है स्टॉक के अंदर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 122 का, टारगेट है 130। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया के इवन चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो काफी एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। एक हमने देखा है कि काफी अच्छा एक अट्रैक्शन मोमेंटम है स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 220 का, टारगेट है 233। ठीक है, कोल इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको सुझा दिए गए हैं। ये 2 कॉल देवांग की तरफ से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देवांग जी, रवि जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।